है पहला कदम और मैं हूं कविता थपलियाल। पहला कदम में हम आपको शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी तमाम बारीकियां समझाते हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज पर या एसएमएस के जरिए भी अपना बाजार में निवेश जुड़ा हुआ कोई भी सवाल भेज सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी फंडामेंटल एनालिसिस की और आज हमारा फोकस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर। एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को, जहां पर हम बाजार में निवेश करने के लिए किस तरह का होमवर्क आपको एनालिसिस के तौर पे करना चाहिए उस पर बात कर रहे हैं। हमने पिछले एपिसोड में फंडामेंटल विश्लेषण को समझाया, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की हम बात करें तो ये होती क्या है और किसे कहते हैं टेक्निकली। अगर आप किसी स्टॉक को समझना चाहें या किसी शेयर को समझना चाहें तो कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस करने में पूरी उम्र निकल जाती है, लंबा वक्त लगता है और उसके बाद भी आप सही होंगे या नहीं होंगे उसकी गारंटी नहीं है। उसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस, आर्ट, साइंस, कुछ अच्छे इंट्यूशन, यानी कि भविष्य को आप जान सकें, पहचान सकें, इस तरह के अंदर से कुछ थोड़ी अच्छी इंट्यूशन आने वाली, ये बड़ी बहुत सारी चीजें होती है जिसके दम पर फंडामेंटल एनालिसिस होता है। तो कुछ तो आपकी टेक्निक्स, पढ़ाई, समझ है ना, वो सब, लेकिन उसके साथ साथ आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का एक इंटरनल कुछ न कुछ एक किक होता है, पावर होता है, वो भी होना चाहिए, वाइब्रेशंस होते हैं, एक्स फैक्टर। हाँ, एक्स फैक्टर, एग्जैक्टली। अब ये आसान तो नहीं है और हर आदमी नहीं कर पाता, तो फिर थोड़ा सा एक शॉर्टकट कह सकता हूं जो ज्यादा आसान तरीका है, वो है टेक्निकल एनालिसिस। जल्दी सीखा जा सकता है और उसे अमल किया जा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, एनालिसिस आप किसी भी तरीके से करें, पैसा तो आपका तभी बनेगा जब आपका एनालिसिस सही होगा, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? जहां फंडामेंटल एनालिसिस के बजाय हम दो चीजों पर यहां भरोसा करते हैं। पास्ट डेटा पर, पुराना डेटा क्या कह रहा है, वॉल्यूम्स और प्राइस का जो एक्शन हुआ है हिस्ट्री में, पास्ट में, उसके बेसिस पर हम भविष्य में क्या हो सकता है वो किसी शेयर की प्राइस में जानने की कोशिश करते हैं। ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में सिंपल बात यही है कि अब तक कितने वॉल्यूम्स हुए हैं, अब तक वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन क्या हुआ है, उसके बेसिस पर हम अंदाजा लगाएंगे कि ये स्टॉक कहां जा सकता है, ऊपर या नीचे की तरफ, कहां सपोर्ट लेगा, कहां रुकेगा, कहां बढ़ेगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो इसे सीखना और इम्प्लीमेंट करना थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा आसान है। और ये ज्यादा साइंटिफिक मेथड है, क्योंकि आप कुछ चार्ट्स देख रहे हैं और कुछ वॉल्यूम डेटा देख रहे हैं जो कि एकदम एग्जैक्ट आपके सामने। तो ये एक टेक्निक है जिसके दम पर आपको शेयर के दाम प्रेडिक्ट करने हैं। तो यानी प्राइस मूवमेंट और वॉल्यूम ग्रोथ के तर्ज पर आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको समझना चाहूं तो बेसिक फर्क क्या है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में, और दोनों में से कौन सा सबसे सही और सटीक है? सही और सटीक तो वही जो आपको ज्यादा सूट करे। और जनरली ऐसे लोग कम मिलते हैं जो कि दोनों ही तरह की टेक्निक को आसानी से सीख लें, समझ लें और लागू कर पाए। तो ये हर एक की माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि मुझे टेक्निकल एनालिसिस करना है या फंडामेंटल एनालिसिस। अब इसके फर्क मैं बताऊंगा किस तरह के लोगों के लिए कौन सा सूटेबल है। पहला डिफरेंस तो सबसे बड़ा क्या है, टेक्निकल एनालिसिस में आप पास्ट पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है, यानी कि अब तक किसी शेयर में वॉल्यूम कितना हुआ है, किसी शेयर का प्राइस एक्शन कितना हुआ है, और उसके बेसिस पर आप ये उम्मीद करते हैं कि जो प्राइस और वॉल्यूम का एक्शन हुआ है, जिसे हम ट्रेंड कहते हैं कि शेयर का ये ट्रेंड चल रहा है या निफ्टी का ये ट्रेंड चल रहा है, आप ये मानकर चलते हैं कि फ्यूचर में भी कमोबेश बिना ज्यादा किसी बदलाव के वो ट्रेंड कायम रहेगा। और जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग फोकस करते हैं कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की इन टर्म्स ऑफ रिटर्न और उसकी आय, जो भी उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है उस पर। परफॉर्मेंस तो अपनी जगह ही, लेकिन जहां आप इसके पास डेटा पर फोकस कर रहे हैं, वहीं फंडामेंटल एनालिसिस में आप फ्यूचर प्रोजेक्शन पर भरोसा कर रहे हैं। समझिए, पर पास्ट को देखकर समझिए, आज किसी ने नई कंपनी शुरू की है, ठीक है, कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, उसका एक लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है, 2, 3, 5 साल का कारोबार कंपनी ने किया है, ठीक है। अब आप पहले दिन किसी टेक्निकल एनालिसिस को कहेंगे कि पैसा लगाइए, तू कैसे लगाएगा? राइट, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। शेयर में ट्रेड करना आज से शुरू करना है, बिल्कुल, तो उस हिसाब से तो कोई खरीदना या बेचना नहीं चाहिए। लेकिन क्यों होता है, ट्रेड कैसे होता है? क्योंकि जो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर शेयर पर पैसा लगाते हैं वो खरीदते हैं, बेचते हैं। तो ये
और वो किस बेसिस पे कर रहे हैं कि कंपनी भले ही नए हो, हमें पता है कंपनी ने अब तक कितना काम किया है, इसके बेसिस पर ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आगे आते हुए हो सकती है। तो जहां एक और टेक्निकल एनालिसिस की कोर स्ट्रेंथ पास्ट डेटा पर है, वहीं फंडामेंटल एनालिसिस की कोर स्ट्रेंथ फ्यूचर प्रोजेक्शन पर है कि भविष्य में क्या होगा, वो ज्यादा प्रेडिक्ट करना जरूरी है फंडामेंटल एनालिसिस में। ओके, तो पास्ट परफॉर्मेंस के अलावा और कौन सा क्राइटेरिया होता है? क्राइटेरिया ये है कि आप किस बेसिस पर प्रेडिक्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को प्रेडिक्ट किया जाता है चार्ट्स के बेसिस पर। आपको चार्ट पढ़ना आना चाहिए, प्राइस और वॉल्यूम का कॉम्बिनेशन बनाकर जो चार्ट बनता है कि किस तरह से स्टॉक ऊपर नीचे किस प्राइस से गिर रहा है, किस प्राइस से बढ़ रहा है, शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग पीरियड में, मीडियम पीरियड में, ये तो हो गया आपका चार्ट का स्टडी। वहीं फंडामेंटल एनालिसिस में आपको स्टडी करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, हाँ, कंपनी की बैलेंस शीट की, कंपनी के रेशियोज की, कंपनी के कामकाज की, उनके सेक्टर की, उनके मैनेजमेंट की। तो वहां पर आपके लिए चार्ट्स नहीं है, वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, हाँ, और यहां पर चार्ट्स है। तो दोनों का बेसिस जो है वो अलग है। टेक्निकल्स चार्ट के बेसिस पर, फंडामेंटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर। ये एक बेसिक तरीका है। राइट, लेकिन बहुत सारी एनालिसिस जो होती है वो किस अवधि के आप ट्रेडर हैं, या अगर आप लंबी अवधि में लगाना चाहते हैं पैसा तो आप एक निवेशक बन जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह की एनालिसिस सही होती है और कौन सी अप्लाई करनी चाहिए? देखिए, जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो जनरली आपका फोकस होता है प्राइस मूवमेंट पर। मैं ट्रेड क्यों कर रहा हूं कि मुझे कम समय में थोड़ा पैसा लगाकर प्रोपोर्शनेटली ज्यादा रिटर्न मिल जाए, राइट, है ना। इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि मुझे 3 महीने में ज्यादा मिल जाए या 6 महीने में ज्यादा मिल जाए। इन्वेस्टर ये चाहता है मुझे 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में स्टडी अच्छा रिटर्न मिले, राइट। तो जब आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तब तो आपके लिए सही है फंडामेंटल एनालिसिस। ओके, क्योंकि आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अब से लेकर 3 साल बाद HDFC या HDFC बैंक, अब से लेकर 5 साल बाद कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज, या अब से लेकर 10 साल में कोई ICICI बैंक, भेल, L&T किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, है ना। और उसमें अगर मुझे सालाना 15% या 20% का रिटर्न भी मिल जाए कंपाउंडेड तो मैं खुश हूं। फिर वो भले 1 दिन में आए ना आए, 2 दिन में आए ना आए, फर्क नहीं पड़ता, भले 1 साल में ना आए, 2 साल, 3 साल। तो ये तो है फंडामेंटल एनालिसिस जो लंबे समय के लिए, और आपको पीरियड के हिसाब से थोड़ा लंबा सोच के करना है। फिर आइए टेक्निकल एनालिसिस में। अब जब मुझे टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर कुछ करना है तो जनरली मैं बहुत ज्यादा इस बात पर दिमाग नहीं लगाता कि स्टॉक में कंपनी में कितना दमखम है। काफी लोग होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो वो कहते हैं कि हम खराब कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे, भले ही ट्रेड करना। तो जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है तो आपका फोकस प्राइस मूवमेंट पर होता है, बजाय कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कम या ज्यादा उस पर फोकस नहीं करते क्योंकि हर 3 महीने बाद रिजल्ट आएंगे। लेकिन मुझे तो 3 दिन और 3 हफ्तों का काम करना है ना, या 3 घंटे का करना है। तो मुझे क्या चाहिए? फिर मुझे खाली प्राइस मूवमेंट देखना चाहिए और साथ ही वॉल्यूम। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनके लिए टेक्निकल एनालिसिस की समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल्स लंबे समय में चलते हैं, छोटे समय में टेक्निकल्स ज्यादा कारगर साबित होते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा कीजिए। शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पर भरोसा कीजिए। लॉन्ग टर्म आपका इरादा है, इन्वेस्टर हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए ज्यादा कारगर है। क्या मिक्स स्ट्रैटेजीज के चलते कोई प्राइस डिस्कवरी मैं कर सकती हूँ? करते हैं काफी लोग, काफी बड़े लोग करते हैं और वो सही भी है। क्यों? 2 तरीके से। इन्वेस्टर्स के लिए क्या बढ़िया है, भले ही मैं अगर 10 साल के लिए पैसा लगा रहा हूं, और कई बार लोग सोचते हैं कि मैं 10 साल के लिए लगा रहा हूं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं 5-10% ऊपर या नीचे खरीदूं। लेकिन एक्चुअली पड़ता है कविता। समझिए कोई 100 रुपए का शेयर है, आज आपने खरीदा 10 साल के लिए, और आपको लगता है 10 साल में ये 100 रुपए वाला शेयर से 500 रुपए हो जाएगा, तो मेरा 4-5 गुना हो गया शेयर। तो लेकिन अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ये कहूं कि भले ठीक है 100 रुपए में शेयर अच्छा है, लेकिन संभावना है कि ये शेयर गिरकर 80 रुपए तक आ जाए, तो जो 100 वाला 500 हुआ है वो आपका 4 गुना और बढ़ा है। लेकिन 80 वाला अगर आप देखें, अगर आप वही 20 रुपए नीचे खरीदने से, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर आप टाइम करने की कोशिश करें कि किस प्राइस तक स्टॉक आ सकता है, और अगर आप 80 में खरीदें तो आपका रिटर्न
भुना के हिसाब से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो 20% का जो आपको सस्ता मिल रहा है, तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं जो शेयर को लंबे समय के लिए लेना चाहते हैं, तो एक तो वो एंट्री करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का कि कब करना चाहिए। दूसरा वो ये देखते हैं कि चार्ट्स में कौन सी रेंज है जिसके बीच में स्टॉक रहेगा, किस रेंज के बाहर निकलेगा तो नई तेजी बन सकती है, तो उस लिहाज से वो करते हैं। तो ये तो हुई बात इन्वेस्टर की। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करके जो ट्रेड करते हैं वो भी कई बार फंडामेंटल एनालिसिस की मदद लेते हैं। कैसे? अच्छा। ऐसे देखा जाए तो उन्हें जरूरत क्या है, बिल्कुल है ना, उन्हें तो प्राइस ही ट्रेड करना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं कि मैं ट्रेड भी करूंगा तो अच्छी क्वालिटी के शेयर में करूंगा। कई बार हम कहते हैं कि अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं ऐसे स्टॉक जिनके फंडामेंटल्स है, उनको आप शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि फंडामेंटल के बेसिस पर वो नीचे आ सकता है। लेकिन जिन कंपनियों में कोई फंडामेंटल्स नहीं, कुछ नहीं, तो उनमें आप प्राइस डिस्कवरी नहीं कर सकते, उसकी एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए वो पता ही नहीं होता। तो कई बार टेक्निकल एनालिसिस क्या करते हैं कि वो जो भी लॉन्ग या शॉर्ट की पोजीशन बनानी है वो ये सोचेंगे कि हमें अच्छे स्टॉक में करना है। वो अच्छे स्टॉक का मतलब निफ्टी के स्टॉक्स हो सकते हैं, मिड कैप स्टॉक्स हो सकते हैं, इंडेक्स में से चुनते हैं। तो दोनों ही तरीके के लोग हैं। ज्यादातर फंडामेंटल एनालिसिस शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट के लिए, किसी शेयर में कब घुसना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस का सहारा लेते हैं। ओके। कुछ टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो फंडामेंटल एनालिसिस का सहारा लेते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कि जाकर डीप में स्टडी करेंगे। वो सिर्फ एक आम राय बना लेते हैं कि चलिए ये शेयर फंडामेंटली अच्छे हैं, इनमें ट्रेड करना चाहिए। तो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ज्यादा जरूरी है कि आप एंट्री एग्जिट करने के लिए टेक्निकल्स का सहारा लें। बिल्कुल। साथ ही अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपको ज्यादा फायदा करवा सकती है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो शायद टेक्निकल एनालिसिस पे आपको भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये तो हो गया एक बेसिक अंतर जो हमने आपको बताया है दोनों के बीच में। लेकिन इसके अलावा वो कौन कौन से धारणाएं हैं टेक्निकल एनालिसिस के बीच में जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, इस पर हम करेंगे बात, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। पहला कदम में आपका फिर से स्वागत है और आज हम आपको बता रहे हैं कि बाजार में अगर आपको पैसे लगा रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। आगे बढ़ाते हैं अनिल जी इस चर्चा को, और मुझे ये बताइए कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स जिसके तर्ज पे हम टेक्निकल एनालिसिस में महारत हासिल कर सकते हैं। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में एक जो चीज की सबसे ज्यादा अहमियत है वो है अल्टीमेटली, देखिए शेयर का भाव ऊपर या नीचे क्यों जाता है, उसके पीछे एक रीजन है डिमांड और सप्लाई। ओके। अगर लोगों को शेयर पसंद है और शेयर खरीदना चाहते हैं लोग, तो वो इसका मतलब है कि डिमांड है और शेयर को ऊपर जाना है। दूसरा है कि लोगों को लग रहा है कि नहीं ये शेयर हमें नहीं रखना है, बेचना चाहते हैं, तो वो सप्लाई है और वो नीचे जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में आप कैसे पता लगाएंगे? इसको पता लगाने का तरीका है आपका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम आप देखेंगे किसी भी स्टॉक में। कभी कभी आप देखते हैं ना, कई बार किसी शेयर में वॉल्यूम होता ही नहीं, बहुत कम होता है, और कई बार अचानक से वॉल्यूम बढ़ जाते हैं। और आपने शोज के दौरान भी सुना होगा कि हम कहते हैं कि देखिए 10 दिनों का एवरेज वॉल्यूम तो 1.5 लाख शेयरों का है, आज सुबह सुबह पहले घंटे में 2 लाख शेयर ट्रेड हो गए। राइट। तो एवरेज के मुकाबले में ज्यादा वॉल्यूम, ज्यादा वॉल्यूम मतलब ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट। तो पहला जो आपको अंदाजा लगाना है वो वॉल्यूम से लग जाता है। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ने या घटने लगे तो पहले ये समझ लीजिए कि इसका मतलब डिमांड या सप्लाई की तरफ ये शेयर इशारा कर रहा है। ओके। तो पहली चीज टेक्निकल एनालिसिस में वॉल्यूम की हो गई। ओके। अब अल्टीमेटली बढ़ रहा है या घट रहा है वॉल्यूम के साथ, ये फैक्टर सेंटीमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। राइट। कि अगर मेरा सेंटीमेंट अच्छा है किसी स्टॉक को लेकर, कंपनी को लेकर, मैं खरीदूंगा और मेरी तरह कई सारे और लोग खरीदेंगे और खरीदेंगे तो शेयर का दाम ऊपर जाएगा। लेकिन अगर उसी के विपरीत सेंटीमेंट खराब है या मेरा फ्यूचर आउटलुक खराब है, यानी कि उस शेयर को लेकर बाजार में ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं, अच्छा या खराब, उसके बेसिस पर, इमोशंस के बेसिस पर ये जज किया जाता है। इमोशन का बेसिस कहां से दिखता है? प्राइस के लिहाज से। तो अल्टीमेटली देखिए गेम प्राइस और वॉल्यूम का है। टेक्निकल एनालिसिस में दो ही चीजें हैं, है ना, बार बार घूम के वही चीज आ जाती है कि प्राइस और वॉल्यूम को देखना है, पास्ट भी और फ्यूचर भी। तो अब आपने वॉल्यूम देख लिया, डिमांड सप्लाई, प्राइस देख लिया, सेंटिमेंट या इमोशंस उस स्टॉक को लेकर। अब आप दोनों को मैच कीजिए। ओके। अगर कोई स्टॉक भारी भरकम वॉल्यूम दिखा रहा है और प्राइस भी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? तेजी दिखा रहा है, पॉजिटिव है लोग ज्यादा उस पर,
एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ाकर खरीद रहे हैं, ये पॉजिटिव हो गया शेयर के लिए। यही अगर शेयर नीचे जा रहा है, कमजोर हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ज्यादातर लोग बिकवाली कर रहे हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको टेक्निकल एनालिसिस में ध्यान रखना होता है। लेकिन इसके अलावा हमने कई बार सुनते हैं, लोग कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो टिकाऊ नहीं होती, इन द सेंस लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और या तो फिर सीरियसली लेने से डरते भी हैं कई बार। ऐसी कौन कौन सी आम धारणाएं हैं या लोग अजम्पशंस जो कर लेते हैं इस एनालिसिस को लेकर, वो कितने सही हैं और वो कौन कौन से हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी एजम्पशन तो टेक्निकल एनालिसिस हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस, स्पेशली टेक्निकल एनालिसिस में तो जो हम ज्यादा मानकर चलते हैं वो ये कि जो चीज बाजार को पता है वो आपकी प्राइस में है। राइट। कभी कभी इसका एक्सेप्शन होता है, बहुत कम, जैसे कि ब्रेक्जिट के वक्त। ब्रेक्जिट के पहले सब लोग मानकर चल रहे थे ब्रेक्जिट नहीं होगा, है ना। ब्रेक्जिट हो गया, बाजार तेजी से गिरा, लेकिन उसके बाद तुरंत बाजार बढ़ गया। अदरवाइज आमतौर पर कई बार आप सुनते होंगे ना कि कंपनी की बहुत अच्छे रिजल्ट आए, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक नहीं चल रहा, क्योंकि अगर बाजार ने पहले से अंदाजा लगा लिया था कि इस कंपनी के रिजल्ट तो बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। अब जब बाजार को पता है और उसके इसीलिए हम पोल करते हैं और इसलिए हम चलाते हैं कि हमारा अनुमान ये है। अनुमान बताने के पीछे कारण क्या है? अदरवाइज तो आप सीधा सीधा बता दीजिए, पिछली तिमाही में ये था, इस तिमाही में ये, आप अंदाजा लगा लीजिए। राइट। मुनाफा बढ़ा या घटा, उसके बेसिस पे शेयर चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाजार किसी भी शेयर के बारे में या सेंसेक्स निफ्टी के बारे में क्या सोच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाजार जो सोच रहा होता है वो प्राइस में आ जाता है। इसलिए हम कई बार, आपने ये शब्द सुना होगा कि ये पहले से डिस्काउंटेड था। अब डिस्काउंटेड का मतलब ये नहीं कि वो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, वैसा नहीं है। प्राइस में डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि प्राइस उसकी वजह से कम हो गई। डिस्काउंट होने का मतलब ये है कि जो चीज आप सोच रहे हो, कोई खबर, कोई रिजल्ट, कोई आगे होने वाली घटना, अगर बाजार को पता है तो टेक्निकल एनालिसिस ये मानता है कि वो पीछे प्राइस और वॉल्यूम में आ गई है। ओके। जैसे बाजार ये समझे कि बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन होना है, सरकार कुछ पैसा देगी, तो पहली बात, बैंक्स में अगर तेजी हुई है सरकारी बैंक्स में, तो ये टेक्निकल एनालिसिस मानकर चल रहा है कि ये बाजार को अंदाजा है। अब अंदाजा क्या है, कितना है, वो अलग चीज है कि क्या 25,000 करोड़ का रिकैपिटलाइजेशन आएगा वो डिस्काउंटेड है या 15,000 का है, और उसके बेसिस पर बाद में स्टॉक में मूव आएगा या बैंक निफ्टी में मूव आएगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली सबसे पहला एजम्पशन जो टेक्निकल एनालिसिस में माना जाता है कि जो कुछ बाजार को पता है वो प्राइस और वॉल्यूम में आ गया, उसके बारे में छोड़ दीजिए। जो नहीं पता है बाजार उसी पर रिएक्शन देगा। और इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि चार्ट्स पर आपको लगता है पिछले संकेत बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही खबर आती है स्टॉक उल्टा रिएक्ट करता है। पॉजिटिव खबर आती है तो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव खबर आती है तो पॉजिटिव हो जाता है। क्योंकि जब प्राइस में डिस्काउंटेड है तो एक ट्रेडर या इन्वेस्टर जिसने पहले पोजीशन ली है वो अपनी पोजीशन रिवर्स करने की कोशिश करता है। तो ये सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट एजम्पशन है। ओके। इसके अलावा भी कुछ और एजम्पशन है कि जनरली किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स की प्राइस ट्रेंड में मूव करती है। उस हर एक चीज का एक ट्रेंड होता है। ये एक टेक्निकल एनालिसिस में एजम्पशन माना जाता है। क्योंकि देखिए, ये मैं एजम्पशन क्यों बता रहा हूं, जब तक आप ये एजम्पशन नहीं मानेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आप टेक्निकल एनालिसिस कर नहीं पाएंगे। ओके। टेक्निकल एनालिसिस करने के पहले ये माइंडसेट बनाकर चलना जरूरी है कि पहला ये कि जो बाजार को पता है वो आ चुका है प्राइस में, जो नहीं पता है उसी पर रिएक्ट करना है। दूसरा, अनलेस अनटिल कुछ ऐसी चीज हो जाए जो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सी हो, अदरवाइज जो पुराना ट्रेंड है वही ट्रेंड आगे रहेगा। और ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होगी जो आपको और हमें नहीं पता, तो उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जो हम पता है या जो हमें अंदाजा है उसी का हम अंदाजा लगा सकते हैं, राइट। तो कई बार अनएक्सपेक्टेड सी कोई चीजें आ जाती है कि सरकार ने किसी सेक्टर पर कोई ड्यूटी लगा दी, ड्यूटी हटा दी, किसी में कोई पॉलिसी बदल दी, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीजें ही ट्रेंड बदलती है। अदरवाइज आपके लिए ट्रेंड रहेगा सेम। ओके। कमोबेश जो पास्ट ट्रेंड चल रहा है वही ट्रेंड फ्यूचर का भी रहेगा। ये बाजार मानकर चलता है। ये दूसरा बड़ा एजम्पशन। ये ट्रेंड की डेफिनेशन क्या होगी? ये ट्रेंड हम कैसे समझे और ये किस ट्रेंड की आप बात कर रहे हैं? देखिए, ये ट्रेंड आपको
निकालना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका टाइम फ्रेम क्या है। आप विश्वास नहीं करेंगी, लोग ऐसा ऐसा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि घंटे घंटे भर का भी ट्रेंड निकालते हैं कि सुबह 9 बजे से शाम को 3:30 बजे तक का ट्रेंड क्या बनता है, आधा घंटे का, 15 मिनट का, 1 घंटे का। जो डे ट्रेडर्स हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो ट्रेंड निकालेंगे 1 दिन का, 2 दिन का, 7 दिन का, हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 4 हफ्ते का। और जो इन्वेस्टर्स है वो महीनों का, सालों का ट्रेंड निकालते हैं। तो ट्रेंड का मतलब यह है कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में वो स्टॉक या इंडेक्स किस तरह से ट्रेड कर रहा है। ओके, समझिए, अगर मैं आपको पूछूं कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है, अगर निफ्टी 1994-95 में शुरू हुआ है और तब 100 का लेवल था, और अगर आज निफ्टी 8,500 है, तो सीधी बात है, अगर आप 20 साल का, 25 साल का ट्रेंड निकालेंगे तो क्या दिखेगा आपको? ऊपर का ट्रेंड है। 7 दिन का ट्रेंड निकालें तो हो सकता है ऊपर का ना दिखे, नीचे का दिखे। तो अल्टीमेटली आप किस पीरियड के डेटा देख रहे हैं, तो जितने पीरियड, अगर आपको डे ट्रेडिंग करनी है तो डे ट्रेडिंग के हिसाब से छोटा ट्रेंड निकालें। ओके, है ना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो बड़े पीरियड के हिसाब से ट्रेंड निकालें। तो ट्रेंड का मतलब यह कि किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में उस स्टॉक ने या उस इंडेक्स ने किस तरह का प्रदर्शन किया, ताकि उसके बेसिस पर आप आगे का अंदाजा लगा सकें। और ये तीसरा बड़ा एजम्पशन है इसके बेसिस पर टेक्निकल एनालिसिस में, कि जिसको कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, तो ये आपको ट्रेंड में ही दिखाई दे जाएगा। हाँ, तो अगर मैं ये मानता हूं कि निफ्टी ने अब तक तेजी दिखाई है, तो फिर मेरे पास ये मानने की कोई वजह नहीं कि आगे नहीं होगी। ये टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस अलग बोल सकता है कि नहीं, यहाँ की सरकार बदल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 50 चीजें हो सकती है, उसके बेसिस पर व्यू अलग हो सकता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर जब तक कि कुछ अहम इंटरेस्टिंग लेवल्स ना तोड़ दे, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि लेवल्स क्या होते हैं, किस तरह से देखे जाते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में ये मानकर चला जाता है कि जो आपको सब कुछ पता है वो प्राइस में है, प्राइसेस जो चलती है वो ट्रेंड में चलती है, ट्रेंड कुछ समय के लिए अपने जो ट्रेंड के विपरीत थोड़ा सा या ऊपर नीचे मुंह दिखा सकता है, लेकिन कमोबेश ट्रेंड फॉलो होता है। और तीसरा ये कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। कैसे? कई बार हम कहते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हम कहते हैं ना कि 22-23 का, 20-22 का मल्टीपल हो गया तो निफ्टी महंगा हो गया, 12-13 के मल्टीपल पर आ गया तो सस्ता है, 16 से 18 की रेंज में चल रहा है तो रीजनेबल है। तो हम कहते हैं 20 के ऊपर जाए तो बेच दीजिए, 14 के नीचे आए तो ले लीजिए। तो ये हिस्ट्री है कि कमोबेश मार्केट की एक टेंडेंसी है कि वो अपने फेयर वैल्यूएशन की तरफ बढ़ता है, जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का ही चार्ट देखना होगा। हाँ, आपको ये नहीं चाहिए कि मार्केट कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं बहुत लंबे समय तक ऊपर के वैल्यूएशन पर ट्रेड करूं या बहुत लंबे समय तक नीचे के वैल्यूएशन पर ट्रेड करूं। मार्केट की हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं रीजनेबल वैल्यूएशन की तरफ जाऊं। अब रीजनेबल वैल्यूएशन क्या हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, आपके लिए अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल डेटा के लिहाज से देखें तो आपको ये पता कि अगर पिछले 20 साल का आप एवरेज निकालेंगे तो निफ्टी 16 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। ये एक रीजनेबल वैल्यूएशन फॉर एग्जाम्पल। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या मानता है, इसी तरह से जो डेटा पास्ट में आपने देखे, जो अब तक की हिस्ट्री है, वो फ्यूचर में भी रिपीट की जाएगी। ओके। और उस लिहाज से आगे का किसी निफ्टी का, सेंसेक्स का या फिर किसी स्टॉक की प्राइस का आगे एक अंदाजा लगाया जाता है। चलिए, और यहाँ पर और भी कई चीजें हैं जो हमें समझनी है टेक्निकल एनालिसिस के लिए, लेकिन फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए। पहला कदम के इस सफर में हमारे साथ अब हम दर्शकों के सवाल भी जोड़ लेते हैं और लेते हैं पहला सवाल। फेसबुक के जरिए अनिरुद्ध बघेल ने रीवा से अपना सवाल हमें भेजा है और ये पूछ रहे हैं कि अलग अलग सेक्टर्स के इंडेक्स में निवेश या ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है और ऐसा करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अनिल जी, देखिए, सेक्टर्स में निवेश और ट्रेडिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो चलिए पहले निवेश की बात करते हैं। सेक्टर्स में निवेश करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि कई सारे सेक्टर इंडेक्स ऐसे हैं जो जिनके ETFs हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, मसलन IT सेक्टर का हो गया, मसलन बैंकिंग सेक्टर का हो गया,
मसलन पावर सेक्टर का हो गया, तो या PSU सरकारी कंपनियों का एक ETF हो गया। तो अगर आपको इन सेक्टर में निवेश करना है तो आप इनके ETF खरीद सकते हैं। पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर निवेश ही करना है तो इन सेक्टर्स के सेक्टोरल फंड है। कई सारे म्यूचुअल फंड्स में, लगभग हर म्यूचुअल फंड अलग अलग सेक्टोरल फंड रखता है। तो आप उन सेक्टोरल फंड में जाकर पैसा लगा सकते हैं। तो अगर आपको डायरेक्टली ब्रोकर के थ्रू करना है, ETFs खरीद लीजिए, बेच लीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, म्यूचुअल फंड के ये फंड्स खरीद लीजिए, जैसे कि किसी का पावर सेक्टर फंड है, UTI का सरकारी PSUs का फंड है, कई ऐसे फंड्स हैं जिनके सरकारी बैंक्स के फंड है, किसी का IT सेक्टर का फंड है। लगभग हर सेक्टर के फंड आपको मिल जाएंगे। तो रिटर्न के लिहाज से ETF और फंड दोनों में ही मुझे एक समान रिटर्न मिलेगा? ना, नहीं। उसकी वजह यह कि दोनों की कंपोजिशन अलग होगी। बिल्कुल। ETF में कौन से स्टॉक्स हैं, जरूरी नहीं कि फंड में वही स्टॉक हो। दोनों में बड़ा फर्क है। तो रिटर्न कौन कम या ज्यादा देगा वो हमें नहीं पता। रिटर्न तो आपको अंदाजा लगाना है कि कौन अच्छा या खराब दे सकता है उसका पोर्टफोलियो देखकर कि ETFs के पीछे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ETFs के पीछे स्टॉक्स फिक्स है, बिल्कुल वही रहते हैं, बदलते नहीं है। लेकिन जब आप किसी सेक्टोरल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो फंड मैनेजर जब चाहे स्टॉक बदलेगा। बिल्कुल। राइट। तो सिंपल है कि आप जब सेक्टोरल फंड में लगा रहे हैं पैसा तो आप ये मानकर चलें कि स्टॉक बदलते रहेंगे। ETFs में स्टॉक्स नहीं बदलते, फर्क इतना है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट की कि ये दो तरीके हैं जिसके चलते आप सेक्टोरल फंड्स में या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आइए ट्रेडिंग पर। ट्रेडिंग के मौके सेक्टर्स में कम होते हैं, लेकिन नहीं है ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा सेक्टर ट्रेड होता है? निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी। निफ्टी सेक्टर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी एक तरह से बैंकिंग सेक्टर है। तो कुछ एक बैंकिंग शेयरों का कॉम्बिनेशन बनाकर बैंक निफ्टी बनाई गई है। ठीक है। तो बैंक निफ्टी रोज भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ट्रेड होती है, फेवरेट है ट्रेडर्स की निफ्टी के साथ साथ। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप वहां ट्रेड कर सकते हैं। अवेलेबल है वायदा कारोबार में। कुछ हद तक IT सेक्टर का इंडेक्स भी ट्रेड होता है, लेकिन IT सेक्टर के इंडेक्स में उतनी लिक्विडिटी नहीं है, उतना इंटरेस्ट कम है। पहले हुआ करता था, आजकल बैंक निफ्टी का चार्म ज्यादा है। इसी तरह से दूसरे और सेक्टर्स हैं जिनके इंडेक्स लिस्टेड हैं, वहां आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उनमें दिक्कत है कि लिक्विडिटी कम है, इंटरेस्ट कम है। तो अल्टीमेटली ट्रेडिंग के लिहाज से आपको ट्रेड करना है तो सेक्टर इंडेक्स में या तो बैंक या कुछ हद तक IT। इसके बियॉन्ड लिक्विडिटी नहीं है। लेकिन हाँ, निवेश करने के लिए आपको जो सेक्टर पसंद है, फार्मा हो गया, FMCG हो गया, जो आपको पसंद है, हर एक सेक्टर का सेक्टोरल फंड है, जाइए पैसा लगा लीजिए। बिल्कुल, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप उस सेक्टर की जानकारी और समझ जरूर प्राप्त कर ले ताकि आप डिसाइड कर सके कि आपको ट्रेडिंग करनी है या लंबा निवेश करना है। आगे बढ़ते हैं और फेसबुक के जरिए गुना से राजेंद्र मिश्रा ने अपना सवाल हमें भेजा है और ये पूछ रहे हैं कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में फर्क क्या है? तीनों में बहुत फर्क है और ये फर्क समझना जरूरी है। सबसे पहले तो फेस वैल्यू बता दूं, जो हम कई बार पहले भी बता चुके हैं। जिस किसी दाम पर शेयर इश्यू किया गया है ओरिजिनली, वो है फेस वैल्यू। और जनरली किसी भी शेयर की फेस वैल्यू जनरली 10 रुपए होती है, अनलेस कि स्टॉक स्प्लिट किया गया हो। तो किसी केस में 5 रुपए भी हो सकती है, 2 रुपए भी हो सकती है, 1 रुपए भी हो सकती है। कुछ कुछ शेयर ऐसे हैं जो 100 रुपए, 1000 रुपए की फेस वैल्यू भी रखते हैं। बट आमतौर पर फेस वैल्यू यानी कि वो शेयर एक्चुअली किस प्राइस पर इश्यू किया गया था, वो है फेस वैल्यू, और जनरली वो 10 रुपए होती है। अब आइए मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जिस पर वो शेयर ट्रेड कर रहा है। राइट। कि फर्ज करें इन्फोसिस की फेस वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1100 रुपए पर, तो ये उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 1100 रुपए पर। तो दोनों में फर्क क्लियर है। फेस वैल्यू से कई गुना ज्यादा या काफी कम स्टॉक ट्रेड कर सकता है। 10 रुपए का शेयर 1 रुपए भी ट्रेड कर सकता है, 10 रुपए का शेयर 10,000 रुपए भी ट्रेड कर सकता है। तो ये हो गई आपकी मार्केट वैल्यू। अब आइए बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब है कि उस शेयर की वास्तविक कीमत क्या है, उस शेयर के पीछे कितनी क्या कहना चाहिए, एसेट्स, एक्चुअल वर्थ क्या है, इसे कहते हैं बुक वैल्यू। और स्पेशली ये बुक वैल्यू की ज्यादा अहमियत बैंकिंग शेयरों के लिए होती है, क्योंकि बैंकिंग शेयर बुक वैल्यू के आधार पर ट्रेड किए जाते हैं। बाकी शेयरों में भी बुक वैल्यू की अहमियत है कि भाई किसी कंपनी में कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, क्या उन्होंने कर्ज लिया हुआ है, कितना मुनाफा है, इन सबको एक बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है। उसके बेसिस पर आप बुक वैल्यू पर आते हैं। जनरली हम क्या मानते हैं,
कोई भी शेयर अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो सस्ता है ओके निवेश करने के लिहाज से, क्योंकि उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू ज्यादा है लेकिन भाव कम है मार्केट में। तो लोग निवेश करने के पहले ये देखना चाहते हैं कि जो चीज मैं खरीद रहा हूं अगर वो 1 रुपए की चीज है तो क्या मुझे 80 पैसे में 75 पैसे में मिल रही, क्या मुझे बुक वैल्यू के नीचे मिल रही। लेकिन ये जनरली उन कंपनियों के लिए सही होता है जो स्टॉक काफी लंबे समय से लिस्टेड है, जहां ग्रोथ कम होती है। लेकिन जो हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स हैं जैसे कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स, जैसे आईटी से जुड़े स्टॉक्स, राइट, वहां पर आप बुक वैल्यू के बेसिस पर निवेश करने की सोचेंगे तो कर नहीं पाएंगे। वहां बुक वैल्यू आपको काफी कम मिलेगी, भाव काफी ज्यादा होंगे। तो हर एक अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन जब बुक वैल्यू के आधार पर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज्यादा आपको बैंकिंग शेयरों को देखा जाना चाहिए। जनरली हम ये मानते हैं कि अगर बैंकिंग शेयर, खासतौर से सरकारी बैंक, अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बीच में तो कई बार अपनी बुक वैल्यू से 25%, 30%, 40% तक भी आ जाते हैं ये स्टॉक, तो वो एक अच्छा मौका होता है पैसा लगाने का। वहीं कई सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जो अपनी बुक वैल्यू से 3 गुना 4 गुना पर भी ट्रेड करते हैं। ओके तो इस वैल्यू के तर्ज पे हम ट्रेड भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, ये बेसिकली इन्वेस्ट करने के लिए है। ट्रेड करने के लिए तो सिंपल है कविता कि आप प्राइस देखिए, वॉल्यूम देखिए, मूवमेंट देखिए, चार्ट देखिए, कर लिया। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं जोधपुर से रेखा अग्रवाल का सवाल, और ये पूछना चाह रही हैं कि शॉर्ट सेलिंग का क्या मतलब होता है। अक्सर हम ये टर्म सुनते हैं, बाजार में इस्तेमाल किया जाता है, क्या होता है इसका मतलब? ये ऐसा ही है कि जैसे आपके पास कुछ है नहीं और आपको बेचना है जी, और मार्केट की टर्म्स में शेयर या फिर इंडेक्स, राइट। अब जैसे निफ्टी, आपके पास निफ्टी के स्टॉक्स उसी प्रोपोर्शन में तो होंगे नहीं, लेकिन आपका व्यू अगर खराब है तो आप उसे बेच देते हैं। देखिए, सेलिंग का मतलब तो सिंपल है, बेचना। शॉर्ट सेलिंग क्या है? आप वो चीज बेच रहे हो जो आपके पास नहीं है, ठीक है। अब कोई चीज आप क्यों बेचेंगे मार्केट में, उसका एक सिंपल लॉजिक है। अगर मुझे लगता है कि मैं आज इस शेयर को या इस इंडेक्स को बेच रहा हूं और आज के बाद मुझे ये सस्ते दाम पर मिलेगा, तब मैं इसे वापस खरीद लूंगा, राइट, उसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। ओके। तो अब होता क्या है कि समझिए आज निफ्टी 8,600 पर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि आगे कुछ नेगेटिव हो सकते हैं कि रिजल्ट्स खराब आ सकते हैं, या मॉनसून सेशन में पता नहीं क्या होगा, या ग्लोबल चिंताएं हैं जो दिख रही है, बहुत भाग गया, बजट के दिन 6,825 था, नॉन स्टॉप बढ़ गया। तो अब ये यहां से और बढ़ना मुश्किल लगता है। अगर ये मेरा व्यू है तो मैं क्या करूंगा, निफ्टी शॉर्ट करूंगा, ओके, और इंतजार करूंगा कि निफ्टी थोड़ा नीचे आ जाए, फिर मैं उसे वापस से खरीद लूंगा, प्रॉफिट बना लूंगा। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। लेकिन ये जो डिसीजन है शॉर्ट सेलिंग का, ये किस तरह के निवेशकों या ट्रेडर्स को लेना चाहिए? निवेशकों के लिए तो है ही नहीं, ओके, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए। निवेशकों के लिए अगर है तो सिर्फ एक कंडीशन में, समझिए आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, कुछ शेयरों में आपने निवेश किया हुआ है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको लगता है कि नहीं मेरा पोर्टफोलियो परफेक्ट है, अच्छे स्टॉक्स मैंने चुने, 3 साल 5 साल में मुझे अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन बीच बीच में कभी कभी कोई इवेंट ऐसी आती है जो बड़ी उतार चढ़ाव वाली होती है। कोई अमेरिका में पहली बार ब्याज दरें बढ़ना, QE3 आना या QE3 खत्म होने आना, ब्रेग्जिट होना है या नहीं होना, या आपके यहाँ चुनावों के नतीजे या बजट, इस तरह की जो इवेंट आते हैं ना जिसमें बाजार में 5-10% का मुंह ऊपर नीचे आ सकता है, तो उस समय मेरे पोर्टफोलियो को हेज करने के लिहाज से कोई अगर बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव हो जाए और उस नुकसान से बचने के लिए लोग हेजिंग करते हैं, और तब या तो वो स्टॉक जो आपके पास है उन्हें फ्यूचर में आपने बेच दिया, या आपने उसके सामने निफ्टी बेच दिया, उसको कहते हैं आप इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट सेलिंग। लेकिन वो इसलिए की जाती है कि अगर समझिए मैं बार बार स्टॉक ही खरीदता बेचता रहूं तो मुझे टैक्स के एडवांटेज नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म जो मेरे लिए जीरो है, अब साल में कई बार मार्केट ऊपर नीचे होता है, मैं हर बार तो स्टॉक नहीं बेच सकता, तो उसकी जगह मैंने फ्यूचर में बेच दिया या सामने निफ्टी हेज कर ली। ये तो हुआ इन्वेस्टर्स के लिए। बट जनरली शॉर्ट सेलिंग करते हैं ट्रेडर्स, और वो क्या करते हैं, छोटे छोटे दिन के दौरान, हफ्ते के दौरान कोई अच्छी या बुरी खबर आ गई, उसके बेसिस पर वो अपनी पोजीशन बनाते हैं। उन्हें लगता है कि अचानक से मार्केट नीचे जा सकता है, कोई बुरी खबर आ गई तो शॉर्ट कर दें, स्टॉक को शॉर्ट कर दें या निफ्टी को शॉर्ट कर दें। तो जनरली शॉर्ट सेलिंग ट्रेडर्स के द्वारा की जाती है। इन्वेस्टर्स तो खाली अपने पोर्टफोलियो को संभावित नुकसान से बचाने के लिए
निफ्टी या फिर अपने स्टॉक में शॉर्ट करके छोटे पीरियड के लिए, और जैसे वो इवेंट खत्म होती है, जैसे वो डर खत्म होता है, वो अपनी पोजीशन खत्म कर लेते हैं और उनका पोर्टफोलियो जस का तस रहता है। चलिए, तो रेखा, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं गुना से। फेसबुक के जरिए पूनम शुक्ला ने अपना सवाल हमें भेजा है और ये पूछ रही हैं कि एक्स डिविडेंड किसे कहा जाता है? एक्स डिविडेंड जी, डिविडेंड तो सिंपल है कि अगर कोई कंपनी पैसा कमा रही है, प्रॉफिट कर रही है, और उस प्रॉफिट में से जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है उसे कहते हैं हम डिविडेंड। अब ये डिविडेंड जो बांटा जा रहा है, जैसे कभी तो आपकी तो हर महीने 30 तारीख को सैलरी आ जाती है आपके अकाउंट में, राइट? तो आपको पता है ये दिन है जब मेरी सैलरी आ जाएगी। अब शेयर होल्डर को क्या पता कि डिविडेंड कब आएगा और कब तक मेरे पास शेयर हैं तो मुझे डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि शेयर तो हर रोज ट्रेड होते हैं। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी 2 डेट अनाउंस करती है, एक होती है एक्स डेट और दूसरी होती है रिकॉर्ड डेट। तो एक्स डिविडेंड जो डेट है, समझिए 2 जून को किसी कंपनी के लिए डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट है। तो जो भी इन्वेस्टर 1 जून तक ट्रेड कर रहा है उस शेयर में, वो डिविडेंड का हकदार है। ओके। 2 जून के बाद उस शेयर में से डिविडेंड का पोर्शन निकल जाएगा। समझिए इन्फोसिस है, 1 जून को ट्रेड कर रहा है 1200 रुपए में, 10 रुपए का डिविडेंड है। तो ऑटोमेटिकली जब कंपनी कहती है कि 2 जून एक्स डिविडेंड की रेट है, तो 2 जून को आप देखेंगे कि उसमें से 10 रुपए की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, वो एडजस्ट कर लेगा, है ना? तो एक्स डिविडेंड होने के बाद आप डिविडेंड के हकदार नहीं होते। लेकिन ये शेयर की प्राइस में एडजस्ट हो गया, आपको डिविडेंड कब मिलेगा? जब रिकॉर्ड डेट है, उस रिकॉर्ड डेट के दिन आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर होना चाहिए। ओके। और जनरली जो रिकॉर्ड डेट होती है वो एक्स डेट के बाद आती है। समझिए 2 जून को एक्स डेट हुई डिविडेंड की, तो 5 या 6 जून या 4 जून को रिकॉर्ड डेट होगी। तो उस दिन अगर आप शेयर होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखिए कम डिविडेंड खरीदा है, एक्स डिविडेंड का मतलब है कि डिविडेंड हट गया, कम डिविडेंड का मतलब डिविडेंड है। तो अगर आपने 1 जून को खरीदा है, उस दिन आप डिविडेंड के हकदार थी, तो वो डिविडेंड आपको तब मिलेगा जब रिकॉर्ड डेट के दिन वो शेयर आपके अकाउंट में है ना? तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। और उसके बाद फिर भले ही नेक्स्ट डे डिविडेंड का पोर्शन हटकर वो प्राइस कम पर भी ट्रेड करे, तब भी आपको नुकसान नहीं, क्योंकि डिविडेंड तो आना है। तो एक्स डेट का ये सबसे बड़ी बात एक्स डेट में ध्यान रखने वाली जो है वो है कि जब आप खरीद रहे हों तो कहीं ये ना सोचें कि कल का भाव और अचानक से आज शेयर 10 रुपए नीचे मिले तो आपको लगेगा अरे सस्ता दिख रहा है, क्योंकि नेक्स्ट डे अचानक से वो जितना डिविडेंड है उसके प्रोपोर्शनेटली भाव कम हो जाता है। तो खरीदते वक्त ज्यादा ध्यान में रखना जरूरी कि एक्स डेट को आप बहुत फोकस में रखें कि कहीं मेरा शेयर एक्स डिविडेंड तो नहीं हो रहा। चलिए, और इसी नोट पे हम रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद और भी सवाल हैं, बने रहें। कदम में हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब और आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से रमन क्षेत्रीय ने अपना सवाल हमें भेजा है और ये पूछ रहे हैं कि इनसाइडर ट्रेडिंग का ठीक मतलब क्या होता है और इसके दायरे में कौन कौन सी चीजें आती हैं। कई बार हम खबरों में सुनते हैं कि ये शेयर इनसाइडर ट्रेडिंग के चलते फंस गया है या इसमें गिरावट हम देख रहे हैं। ठीक मतलब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब और इसका इम्पैक्ट हम शेयरों पर किस तरह से देखते हैं। इंग्लिश में जो कहा जाता है वो ये कि अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ओके। इसके बेसिस पर अगर कोई आदमी ट्रेड करता है या इन्वेस्ट करता है और मुनाफा बनाता है, उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है। प्राइस सेंसिटिव अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, अब इसको समझना जरूरी है। पहली बात अनपब्लिश्ड इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? वो खबर आपको या कुछ ही लोगों को पता है। ओके। सबको नहीं, पूरे मार्केट को नहीं, पूरे इन्वेस्टर्स को नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये होनी चाहिए प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव से मतलब क्या है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके दम पर शेयर का दाम ऊपर या नीचे रिएक्ट करेगा। तो ये अगर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है कि कुछ ऐसे लोग जिन्हें ही पता है कि ये खबर है,
हो सकती है, आने वाली है, आगे पीछे आएगी, उसके बेसिस पर वो किसी शेयर में खरीदारी या बिकवाली करते हैं और पैसा बनाते हैं, तो उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। राइट। तो आपको समझ में आ गया कि क्या चीज है और दायरा किस पर है। सेबी ये कहती है कि खास तौर से उन लोगों पर ये दायरा है जिनके पास ये इंफॉर्मेशन है, लेकिन कमोबेश बाजार का हर आदमी इसमें कवर होता है। कैसे? पहली बात, अगर किसी कंपनी को लेकर कोई खबर है कि कोई कंपनी बड़ी डील करने जा रही है, कोई अपना कारोबार बेच रही है, कोई एक्विजिशन कर रही है, बड़ा डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है या अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, ये सब किसको पता होगा? सबसे पहले कंपनी के मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को, कंपनी के ऑडिटर्स को, राइट। अगर कोई कंपनी का चेयरमैन है, एमडी है, उसको तो पता है मेरी कंपनी के रिजल्ट्स क्या आएंगे, उसको तो पता है मैं किस तरह के एक्विजिशन करने वाला हूँ, उसको तो ये पता है कि मैं अपनी कंपनी बेच रहा हूँ तो बड़े ऊंचे औने पौने दाम में या ऊंचे दाम में बेच रहा हूँ, तो सबसे पहले उसको पता है। तो वो तो फिर अगर ट्रेड करने लग जाए उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर, तो फिर बाकी इन्वेस्टर क्या करेंगे? तो सेबी क्या कहती है कि जिन लोगों के हाथ में इस तरह की इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम की एम्प्लॉइज हैं हमारी कंपनी के, हमें ईसॉप्स मिले, जो शेयर्स हमें ईसॉप्स के जरिए दिए गए, तो एक ट्रेडिंग विंडो होती है कि रिजल्ट के 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले तक आप खरीद बेच नहीं सकते, रिजल्ट के 1 हफ्ते बाद खरीद बेच नहीं सकते। तो ये इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाने होते हैं ताकि जिन लोगों के हाथ में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो इसका मिसयूज न करें दूसरों इन्वेस्टर्स के दम पर, क्योंकि अल्टीमेटली सिंपल, स्टॉक मार्केट तो जीरो गेम है, एक का फायदा तो दूसरे का नुकसान। तो अगर कोई पहले प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ट्रेड करेगा, मुनाफा बनाएगा, तो किसी का तो नुकसान होगा। तो इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, और इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर सेबी बहुत कदम उठाए हैं, सेबी ने बहुत सख्त है और बड़े फाइन्स लगते हैं, बड़े इन्वेस्टिगेशन होते हैं, कई सालों के लिए शेयर मार्केट से, कैपिटल मार्केट से बाहर कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। तो सेबी ये बहुत क्लियरली चाहती है, और वो सही है, कि जिन लोगों के हाथ में इस तरह की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो चाहे कंपनी के साथ किसी भी तरीके से जुड़े हों, ऑडिटर्स हों, कंपनी के कंसल्टेंट्स हों, मर्चेंट बैंकर्स हों, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट हो, सीईओ सीएफओ टाइप के लोग हों, डायरेक्टर्स हों, वो लोग कभी भी इस तरह की प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पर पहले ट्रेड न करें ताकि बाद में मुनाफा बनाए। तो ये है इनसाइडर ट्रेडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हैदराबाद से हिमांशु कुमार ने फेसबुक के जरिए सवाल पूछा है, कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है शेयर मार्केट में? सिंपल है, किसी भी कंपनी की वैल्यू क्या है, वही कैपिटलाइजेशन है। राइट। अब ये कैसे निकाली जाती है? कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय कंपनी की मार्केट प्राइस, शेयर की मार्केट प्राइस। ओके। यानी कि जितने शेयर कंपनी के पेड अप कैपिटल हैं, इशू किए हुए हैं, उसको आप कंपनी के करंट भाव से गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। यानी कि आज कंपनी को बाजार ये वैल्यूएशन दे रहा है। ओके। कि कैपिटल को मार्केट की प्राइस से आपने निकाल कर देखा, ये कैपिटलाइजेशन आ गया। क्योंकि अभी आप देखिए, फर्ज करें टीसीएस, अब टीसीएस का मार्केट कैप अगर 3 लाख करोड़ रुपए है, तो आपको कहीं उसकी बैलेंस शीट में जाएंगे तो 3 लाख करोड़ का तो सेल्स नहीं दिखेगा, न 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट दिखेगा। तो ये 3 लाख करोड़ का वैल्यूएशन आया कहां से? कंपनी की जो कैपिटल है और जिस भाव पर उसका शेयर ट्रेड कर रहा है, ओके, मार्केट उसको उतना वैल्यू देता है एक सर्टेन टाइम्स, जिसको हम पी मल्टीपल कहते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, तो अर्निंग्स के बेसिस पर क्या प्राइस है और प्राइस के बेसिस पर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं, तो बाजार इस कंपनी की इतनी वैल्यू कर रहा है, ये समझ में आता है। तो आप जब किसी स्टॉक में पैसा लगाना के बारे में सोच रहे हो तो मार्केट कैप को कंसिडर किया जा सकता है। हाँ, ये इसलिए कैपिटलाइजेशन कंसिडर किया जाता है कि कुछ शेयरों का, हम कई बार बात करते हैं, ये लार्ज कैप है, ये मिड कैप है, ये स्मॉल कैप है, तो ये कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है। हम जनरली ये कहते हैं कि जो कंपनियां 10,000 करोड़ या इससे ज्यादा की कैपिटलाइजेशन वाली है, उसको हम लार्ज कैप की श्रेणी में रख लेते हैं। 2-3 हजार करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ की रेंज की जो कंपनियां हैं, उन्हें हम कहते हैं कि मिड कैप स्टॉक है। 1,000 करोड़ उससे नीचे की कंपनियों को हम स्मॉल कैप कह देते हैं। 25-50 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनियों को हम पेनी स्टॉक्स भी कह देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे आपको अंदाजा लगता है कि कंपनी की साइज क्या है।
कंपनी के वैल्यूएशंस क्या है, बाजार कंपनी को किस तरीके से देख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर हमने दे दिए हैं तमाम सवालों के जवाब और बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी शामिल होने के लिए हमारे साथ। तो पहला कदम के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।